जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मांग या डिमांड के बारे में। मांग या डिमांड क्या होता है? सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि दूध 50 रुपये लीटर है, तो हमें 2 लीटर की दूध की डिमांड कर दे, 5 लीटर दूध की डिमांड कर दे, जिसकी जो क्षमता होती है उसकी मांग कर लेता है। यदि वस्तु की कीमत है तो उसकी मांग उसकी कोई उपभोक्ता अपनी क्षमता के अनुसार करता है। तो हम अर्थशास्त्र में सेम यही मांग होता है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल भाषा में हम लोग शब्दों के साथ खेलते हैं मांग के रूप में। तो मांग जनरली किसी कीमत दी होती है और उसको उसकी क्षमता के अनुसार हर कोई अपनी मात्रा खरीद लेता है। तो अब हम मांग किसको कहेंगे? किसी वस्तु को खरीदने से पहले इच्छा का होना जरूरी है। तो मांग तब होगा जब उस वस्तु के प्रति इच्छा हो, और इच्छा के बाद आती है कि उस इच्छा को पूरा करने के लिए साधन हो, यानी खरीदने की क्षमता हो, पैसा हो। दो बातें। फिर तीसरी बात, यदि आपके पास खरीदने की क्षमता हो और उसे वहन करने, उसे खर्च करने की तत्परता भी हो। तीसरी बात। चौथा, उस वस्तु की कीमत भी हो। कोई वस्तु अमूल्य हो तो उसे कोई खरीद ही नहीं सकता, तो उस वस्तु की कीमत हो और कोई समय हो। तो इन 5 बातों का होना जरूरी है। तब जब पांचों ये बातें होंगी तो उसे हम मांग कहेंगे। यानी किसी वस्तु के प्रति इच्छा हो, उसे खरीदने की क्रय क्षमता हो, और दूसरा, उसे भुगतान करने की तत्परता हो, उस वस्तु की कीमत हो और कोई समय हो। जब ये 5 बातें हों तो उसे हम मांग कहते हैं। ये 5 बातें शामिल हो जाती हैं। यदि हम कहें कि दूध 50 रुपये लीटर है तो उसका कीमत भी है, समय भी है, और कोई व्यक्ति कहता है 2 लीटर मुझे दूध चाहिए, तो वो पहले तो उसके मन में इच्छा ये होगी और वो डिमांड कर रहा है, क्योंकि उसके पास 2 लीटर ही खरीदने के पास पैसे हैं, क्षमता है। तो उसके पास इच्छा भी है, उसके पास खरीदने की क्षमता भी है, कीमत भी है, समय भी है। तो इस चीज को हम मांग कहते हैं। देखो क्या है मांग। मांग कब कहेंगे? जब पहले उस वस्तु की इच्छा हो, पूरा करने के लिए साधन हो, त्याग की तत्परता हो, उस वस्तु की कीमत हो, समय हो। तो इन सभी को मिलाकर हम मांग कहते हैं। मांग की परिभाषा क्या है? मांग किसी दी हुई कीमत पर किसी समय पर मांगी जाने वाली मात्रा को ही मांग कहते हैं। वस्तु की मांग वह स्थिति है जो वस्तु की दी हुई कीमत पर एक समय विशेष पर मांगी जाए तो उसे हम मांग कहते हैं। यदि हम प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार परिभाषा देखें तो किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की सारणी होती है जिन्हें क्रेता समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। ये हो गई परिभाषा। अब हमने मांग की मीनिंग को समझ लिया, उसकी डिफिनेशन को समझ लिया। अब मांग को प्रभावित कौन कौन कर सकता है? मांग को प्रभाव यानी मांग को कम ज्यादा कौन कर सकता है? मांग को कम ज्यादा करना, मांग को हटाना, मांग को बंद कर देना, मांग ही ना करना, ये प्रभाव कौन कौन डालेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मांग को प्रभावित करने वाले तत्व के सबसे पहला तत्व है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत, जो वस्तु आप खरीदते हो उसका कीमत ही मांग को प्रभावित करता है। यदि वस्तु की कीमत कम होगी तो वो वस्तु ज्यादा मांगी जाएगी। वस्तु की कीमत ही नहीं है तो कोई मांगेगा ही नहीं, कोई खरीदे, कहते हैं भाई तो अमूल्य चीज है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है,
तो वो कोई मांगेगा ही नहीं जब तक कोई कीमत। जैसे कोई कहे सूरज अमूल्य है, चांद तारे अमूल्य हैं, लोग गाने में तो गा देते हैं कि भैया हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, ऐसा केवल गानों में ही संभव है, मांग वाले चैप्टर में नहीं है, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। तो जिसकी कीमत ही ना हो उसके मांग होगा ही नहीं। तो मांग का सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला तत्व कौन है? वस्तु की कीमत। इसे हम प्राइस ऑफ यक्स कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जो वस्तु आप खरीद रहे हो उससे संबंधित वस्तु हो, संबंधित वस्तु जैसे चाय कॉफी, इसे हम प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स कह सकते हैं। यदि चाय की मांग काफी की कीमत से भी प्रभावित हो जाएगी। चाय 50 रुपये कप है और काफी 40 रुपये कप है, तो कौन लेगा? चाय की डिमांड कम होकर के काफी लोग मांगना शुरू कर देंगे। इसलिए जो वस्तु आप खरीद रहे हैं उस वस्तु से संबंधित वस्तु जो होता है, उसके नियरली जो वस्तु होता है, उसकी कीमत भी मांग को प्रभावित करती है। तीसरा तत्व, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी प्रभावित होती है, जिसे हम वाई लिख सकते हैं। उपभोक्ता की आय ज्यादा होगी तो मांग ज्यादा होगी, उपभोक्ता की आय कम होगी तो मांग भी कम होगी, यानी उपभोक्ता की आय से भी प्रभावित हो जाता है व्यक्ति, मांग। चौथा, उपभोक्ता की रुचि या स्वभाव। उपभोक्ता की रुचि स्वभाव ये भी प्रभावित करता है। टेस्ट, इसे हम टी से दिखा सकते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। उपभोक्ता, किसी वस्तु विशेष में उपभोक्ता की रुचि है तो वो वस्तु ज्यादा मांगी जाएगी, और किसी व्यक्ति की रुचि नहीं है तो वो मांग। जैसे कोई क्षेत्र है, मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है, गर्मी वाला क्षेत्र है, केरला में चले जाओ तो वहां पर हल्के वस्तु की डिमांड होगी, तो वहां के लोगों का स्वभाव कैसा है? गर्म कपड़े, ठंडे वाले हल्के कपड़े पहनेंगे। और यदि आप जम्मू कश्मीर तरफ जाओगे तो वहां का स्वभाव कैसा होगा लोगों का? वहां का उलन कपड़ा ज्यादा डिमांड किया जाएगा। तो जो रुचि है, वहां के रुचि के आधार पर, वहां के स्वभाव के आधार पर मौसम भी हो सकता है। पांचवा क्या है? मौसम, वातावरण के आधार पर, मौसम के आधार पर। ठीक है, मौसम के आधार पर भी। इसे कोई नाम दे दो, एन दे दो नाम, मौसम। छठा, जनसंख्या। जनसंख्या ज्यादा है तो मांग ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी, तो पॉपुलेशन नाम दे दो। और भी हो सकता है, गरीबी अमीरी। यदि गरीबी ज्यादा है तो मांग कम होगी, अमीरी ज्यादा है तो मांग ज्यादा होगी। ठीक है। आय का वितरण बोला जाता है गरीबी में, आय का वितरण, आय का वितरण, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो आप, वाई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ये सब और भी बहुत सारी चीजें प्रभाव करती हैं, ये हम इतना ही लिखते हैं। तो ये मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है मांग क्या है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बताओ। तो मांग समझ गए, मांग क्या है? मांग के लिए इच्छा का होना जरूरी है, फिर उससे इच्छा पूरा करने के लिए क्रय शक्ति होना चाहिए, फिर क्रय शक्ति को देने की तत्परता होनी चाहिए। ठीक है, यदि हमारे पास पैसा रखे हैं लेकिन किसी को देना नहीं चाहते तो मांग थोड़ी होगी। हमारे पास इच्छा हो, खरीदने की शक्ति हो, और जो शक्ति है उसे हम पैसा देना भी चाहते हो, और तीसरा उस वस्तु की कीमत हो, और नेक्स्ट समय हो, तो उसे हम मांग कहते हैं। और मांग किसी वस्तु की वह स्थिति है जो दिए गए कीमत पर मांगी जाए, तो उसे मांग कहते हैं। परिभाषा हो गई। उसको प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं? वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि स्वभाव, मौसम, जनसंख्या, आय का वितरण। ये सभी उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करते हैं। कैसे? कीमत ज्यादा तो मांग कम, कीमत कम तो मांग कम, संबंधित वस्तु की कीमत कम तो इसकी मांग कम, इसकी कीमत ज्यादा तो इसकी मांग बढ़ गई, उपभोक्ता की आय ज्यादा तो मांग बढ़ गई, उपभोक्ता की आय कम तो इसकी मांग कम,
उपभोक्ता की रुचि सही है तो मांग बढ़ जाएगी, रुचि खराब है तो मांग जो है मांग कम हो जाएगी। मौसम सही, मौसम गर्मी वाला है तो गर्मी वस्त्र की मांग होगी, ठंडी वाला है तो उलन कपड़ों की मांग होगी। जनसंख्या ज़्यादा है तो मांग ज़्यादा होगी, जनसंख्या कम है तो मांग कम होगी। आय का वितरण, यदि गरीब ज़्यादा हैं लोग तो मांग कम होगी, अमीर ज़्यादा हैं तो लोग मांग ज़्यादा करेंगे। तो ये हो गया मांग को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, देखो हम मांग का अर्थ पढ़ चुके, मांग की परिभाषा, मांग के प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में पढ़ चुके। मांग फलन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मांग फलन के बारे में। तो मांग फलन यानी फंक्शन ऑफ डिमांड, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ डिमांड, फंक्शन ऑफ डिमांड क्या है? फंक्शन ऑफ डिमांड यह है कि मांग और मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के मध्य संबंध को ही मांग फलन कहते हैं। मांग और मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के मध्य फलनात्मक संबंध को ही मांग फलन कहते हैं या फंक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, ये हुई मांग और मांग के जो ये प्रभावित करने वाले तत्व, इनके बीच जो फलनात्मक संबंध है इसको ही मांग फलन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसे समीकरण में लिख सकते हैं मांग फलन को। ठीक है, तो ये मिटा देते हैं, थोड़ा ये मिटा देते हैं, इतने में ही हम समझ जाएंगे। मांग फलन क्या है? डिमांड को हम डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डी। डी क्या है? डी फॉर डिमांड। एफ क्या है? एफ का मतलब है फंक्शन, फलन। ब्रैकेट में किस कौन कौन चीज प्रभावित करता है? वस्तु की कीमत प्रभावित करता है, पी एक्स। दूसरा रिलेटिव, वस्तु की कीमत। तीसरा इनकम, इनकम प्रभावित करता है। चौथा टेस्ट, स्वभाव प्रभावित करता है। मौसम, एम क्या है? मौसम प्रभावित करता है। पी पॉपुलेशन प्रभावित करता है। और आय का वितरण वाई डी। सिंबल कुछ अलग भी हो सकता है किताबों में, तो आपका उड़ाना नहीं है। इन सभी को क्या कहते हैं? मांग का फलन। ठीक है, मांग किसका फल होता है? इन सभी का, इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये है डिपेंडेंट वेरिएबल और ये है स्वतंत्र। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है स्वतंत्र चर और ये है निर्भर आश्रित चर। तो ये है, आप समझ गए मांग फलन। मांग फलन के बारे में क्या है? मांग और मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के मध्य फलनात्मक संबंध को ही मांग फलन कहते हैं। ठीक है, यदि मांग और वस्तु की कीमत के बीच जो संबंध देखना चाहते हैं तो बाकी के तत्वों को हम लोग स्थिर मान लेते हैं। बाकी के तत्वों को क्या करते हैं? स्थिर मान लेते हैं। इसी में व्यक्तिगत मांग फलन, यदि ये सब हटा दें तो व्यक्तिगत मांग फलन हो जाएगा, और ये सब लिख दिए तो वो बाजार मांग फलन हो गया। तो बाजार मांग फलन और व्यक्तिगत मांग फलन कुछ नहीं है, बस जब व्यक्ति तक हम सीमित हो तो उसे व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं, और सभी चीज आ जाए तो उसे बाजार मांग फलन कहते हैं। अब हमें मांग और किसी एक वस्तु के बीच संबंध देखना हो तो सभी चीजों को हम मान लेंगे स्थिर है। क्या मान लेंगे? स्थिर है। तो इन सभी चीजों को, इसको 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 इस सभी को क्या है? स्थिर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्थिर, कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको कहते हैं अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सेटेरिस पैरिबस। डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस, इससे मांग फलन कहते हैं अन्य बातें समान रहने के बाद। यदि अन्य बातें समान है तो मांग फलन कैसा बनता है? डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस, यानी मांग का फलनात्मक संबंध उसकी कीमत से है। ठीक है, तो क्या होता है? मांग और कीमत में कैसे? यदि कीमत ज्यादा है तो मांग कम होगी, और कीमत कम है तो मांग ज्यादा होगी। ठीक है,
अन्य बातें समान रहने पर जैसे वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और यदि उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है। अर्थात मांग फलन यह दिखाता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसी को मांग के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ डिमांड के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मांग सारणी के बारे में। इसी को आधार बना के हम लोग क्या बनाएंगे, मांग की सारणी। ठीक है, टेबल बनाएंगे, स्केजुअल बनाएंगे। तो एक तरफ हम उस वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु है उसकी कीमत लिख देते हैं और उसकी डिमांड, उस वस्तु की कीमत और डिमांड। तो मान लो कोई वस्तु की पहले 10 रुपया है तो उसकी मांग है 10 रुपया है तो उसकी मांग 5 इकाई है, डिमांड की इकाई 5 है। कीमत उसकी हो गई 8 रुपया तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ के हो गई 7। अब यदि कीमत और घट गई 6 तो इसकी मांग बढ़ के हो गई 10, कीमत हो गई 5, मांग हो गई 15, ऐसे कीमत हो गई 2 तो इसकी मांग हो गई 20। इसे कहते हैं मांग की सारणी। बहुत आसान है बनाना, ये मांग की सारणी बन गई। ठीक है, बन गई मांग की सारणी। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच जो सारणी बनती है उसे मांग की सारणी कहते हैं। इसे व्यक्तिगत मांग की सारणी कह सकते हो, इसके आधार पर व्यक्तिगत मांग की सारणी कह सकते हो। अब बाजार मांग की सारणी क्या है, एक से ज्यादा उपभोक्ता हो तो उसे हम बाजार मांग कहते हैं। क्या कहते हैं, बाजार मांग। तो ये मान लो व्यक्तिगत मांग है। अब मान लो एक से ज्यादा, इसी में हम बना दे रहे हैं, इसी में हम बना लेते हैं। अब डी अलग हो जाएगा। ये मान लो ए उपभोक्ता है, ऐसे बी उपभोक्ता और ऐसे सी उपभोक्ता। ठीक है, 3 ही ले लेते हैं बाकी, और अब सभी को जोड़ लेंगे तो हमें डिमांड पता चल जाएगा। ठीक है, तो 10 रुपया जब कीमत है तो ये 5 मांगता है, मान लो ये 4 मांगता है, ये 8 मांगता है। ठीक है, तो बाजार मांग कितना हो गया, 5 4 9 9 8 17। 8 रुपया कीमत है तो ये 7 मांगता है, ये 8 मांगता है, ये 10 मांगता है। ठीक है, इससे ज्यादा ही मांगेगा तो 7 8 7 15 10 25 बाजार मांग ये हो गया। अब इसने 10, ये जैसे कीमत कम हुआ तो ये मांगेगा 9, मान लो ये भी मांगता है 11। तो कितना हो गया, 10 9 19 और 11 30। और कीमत कम हुआ 5 तो बी मांग कितना कर रहा है, बी 10 कर रहा है और ये 15 कर रहा है। तो 15 15 30 और 10 40 मांग बढ़ रहा है। और कीमत कम हो गया तो ये 20 मांगा था, मान लो ये भी 20 मांगता है और ये 16 मांग लेता है। तो कितना हो गया, 20 20 40 10 50 और 16 56। देखो इसका संबंध, देखो जैसे जैसे कीमत घट रही है वैसे वैसे बाजार मांग बढ़ रही। तो ये बाजार मांग की सारणी हो गई। जब एक उपभोक्ता के बारे में हो तो व्यक्तिगत मांग सारणी, और एक से ज्यादा उपभोक्ता हो, 1 2 3 है एबीसी। ठीक है, ये डी मांग वाला है बेटा, डिमांड है ये, डी नहीं है, ये क्या है, डिमांड है, ये डिमांड है। तो ये बाजार मांग सारणी हो गया। तो देखो हम सारणी भी पढ़ चुके, मांग की सारणी भी पढ़ चुके। अब मांग का वक्र, मांग वक्र। ठीक, बाजार मांग वक्र यदि इसके आधार पे बनाओगे तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र बनेगा, और इसके आधार पे बनाओगे तो वो बाजार मांग वक्र बनेगा। कैसे, बाजार मांग वक्र बनेगा। ये हम मिटा के ऊपर हम आपको समझा दे रहे हैं यहीं पर। व्यक्तिगत मांग वक्र कैसे बनता है, इसको ध्यान में रखना, केवल ये दोनों को ध्यान में रखना। इधर है वस्तु की मात्रा, इधर है वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी एक्स अक्ष पर, और इधर है प्राइस, कीमत, वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत देखो मैक्सिमम 10 है तो हम लोग 2 2 मान लेते हैं, 2 2 4 6
8, 10, 12, इधर है मैक्सिमम 20 है, तो मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, ध्यान दें बराबर बराबर मानने हैं, जैसे आप 1 सेंटीमीटर बराबर 5, 5 मान लें। देखो जब कीमत 10 रुपये है तो मांग कितनी है 5, जब कीमत 10 है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। जब कीमत 10 है तो उसकी मांग कितनी है 5, ये बिंदु मिल गया, इन दोनों को बिंदु मिलाएंगे तो ये मिल गया। जब कीमत 8 है तो 7, जब कीमत 8 है तो 7, 5 और 10 के बीच लगभग यहाँ पर 8 है तो 7, कीमत 6 है तो 10, कीमत 6 है तो 10, कीमत 6 है तो 10, ऐसे ही 5 है तो 15, कीमत 5 है तो 15, कीमत 5 है तो 15, कीमत 2 है तो 20, कीमत 2 है तो 20 के बारे में, ठीक है। इन्हीं बिंदुओं को यदि हम मिला दें, जैसे ये मिला था, इसको और इसको हम लोग मिला दें ऐसे ही, कितना चाहिए भाई, ये के बिंदु था, मिट गया बिंदु 6, 6 हो गया, 6 के बाद 5, 5 है तो 15 और 2 है तो 20, ये जो बिंदु आपको मिला है, इन सभी बिंदुओं को मिला दें तो मांग वक्र बन जाएगा। ये है क्या, डिमांड वक्र, डीडी वक्र बन गया, ये हो गया डीडी वक्र। मांग वक्र इसे क्या कहेंगे, व्यक्तिगत मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र, इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहेंगे, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ करके, इन सभी को जोड़ करके जो हम बनाएंगे ये वाला, तो उसे हम कह देंगे क्या, बाजार मांग वक्र, ठीक है। बाजार मांग इनका अलग अलग बनाएंगे, मान लो इस तरीके से बनेगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं बेटा और समझाने की कोशिश करते हैं। हॉरिजॉन्टल समेशन होता है, व्यक्तिगत मांग वक्रों का हॉरिजॉन्टल समेशन कर लेते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत मांग वक्रों का, व्यक्तिगत मांग वक्र का, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल समांतर योग होता है, क्या होता है, समांतर योग, समांतर योग ही बाजार मांग वक्र कहलाता है, बाजार मांग वक्र कहलाता है, बाजार मांग वक्र कहलाता है, ठीक है। अब मान लो एक व्यक्तिगत मांग वक्र बना ऐसे, ए व्यक्ति का बन गया डी डी, ठीक है। इधर हो गया प्राइस, इधर हो गया क्वांटिटी, एक्स अक्ष वाई अक्ष पर एक व्यक्ति का, ऐसे ही बन गया बी व्यक्ति का, एक्स अक्ष वाई अक्ष पर, इधर हो गया क्वांटिटी, इधर हो गया प्राइस, प्राइस सेम है सभी जगह, प्राइस दिया हुआ होता है। ऐसे ही बन गया सी व्यक्ति का, ये हो गया बी व्यक्ति का मांग वक्र, मान लो ये बन गया डी डी, डी वन हो गया, ऐसे ही सी व्यक्ति का बन गया, ये और ये बी व्यक्ति का, और ये सी व्यक्ति का बन गया डी डी टू एक्स और वाई, इधर क्वांटिटी इधर प्राइस। अब इनको हम जोड़ देते हैं, सभी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐसे समेशन जोड़ देते हैं तो कितना पता चलेगा, इन सभी को जोड़ देंगे तो हमें बाजार मांग वक्र पता चल जाएगा। इधर बोलते हैं एक्स अक्ष, इधर वाई अक्ष, इधर 0, इधर है क्वांटिटी, अब इधर है प्राइस। इन सभी को जोड़ दें तो ये बन जाता है बाजार मांग वक्र, ठीक है। बाजार मांग, इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है,
इसमें जुड़ा हुआ है D प्लस D1 प्लस D2। ठीक है, ये क्या है, मार्केट डिमांड कर्व है, तो ये जुड़ करके बन गया, तो इसे क्या कहते हैं, बाजार वक्र। मांग वक्र एक ही बनता है, एक ही जैसे बनता है, तो बाजार मांग वक्र। आप क्या समझ गए, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र के बारे में आप समझिए। अब मान्यता क्या है, इसकी मान्यताएं क्या है, मांग वक्र की मान्यता क्या है, मांग वक्र की विशेषता क्या है, मांग वक्र की मान्यता और पढ़ लेंगे विशेषता। विशेषता विशेषता मान्यताएं, मांग वक्र की मान्यता क्या है, उपभोक्ता विवेकशील होता है। आपको हमेशा याद रखना, उपभोक्ता विवेकशील होता है। उपभोक्ता विवेकशील होता है, नंबर एक मान्यता, उपभोक्ता विवेकशील है। आय दी हुई है, आय दी हुई है, कीमत कीमत दी हुई है, पूर्ण रोजगार में है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। ठीक है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। अन्य बातें समान है, क्या है, अन्य बातें समान है, सारी चीजें समान है। इसकी ये कुछ प्रमुख मान्यता के बारे में है। अब इसकी विशेषता के बारे में, विशेषता के बारे में, मांग वक्र ऐसे बनता है, आपको पता है। इसकी विशेषता के बारे में आपको पढ़ना है। मांग वक्र जीरो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इधर होता है क्वांटिटी, इधर होता है प्राइस। मांग वक्र ऐसे बनता है, डी डिमांड वक्र ऐसे बनता है। तो मांग वक्र की विशेषता क्या है, मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, सबसे प्रमुख विशेषता। मांग वक्र क्या होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। यदि प्राइस स्थिर रहे तो ये सीधा बनता है, और प्राइस बदलता रहे तो मांग वक्र कर्व में बनता है। कैसे बनता है, कर्व में बनता है। इस तरीके से डिमांड वक्र बनता है। यहाँ पर इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, मांग की लोच अलग अलग होता है। इस कर्व पर मांग की लोच इकाई के बराबर होता है। ये हो गया मांग की विशेषता के बारे में, मांग वक्र की विशेषता के बारे में। तो हम लोग पढ़ चुके हैं मांग क्या होता है। मांग के लिए 5 बातें होना जरूरी है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इच्छा का होना जरूरी है, उसके बाद उसको खरीदने के लिए क्षमता, पे करने, भुगतान करने के लिए तत्परता, समय और वस्तु की कीमत। परिभाषा क्या है, मांग वह वस्तु है जब किसी दी गई कीमत पर मांगी जाए। परिभाषा हो गई। प्रभावित करने वाले तत्व, उस वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, मौसम, जनसंख्या, क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, रुचि, फैशन इत्यादि प्रभावित करने वाले तत्व। मांग फलन क्या है, मांग और मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के मध्य संबंध को मांग फलन कहते हैं। मांग सारणी क्या है, ठीक है, कीमत और उसकी मांग, कीमत बढ़ती जाती है तो मांग घटती जाती है, या कीमत घटती जाती है तो मांग बढ़ती जाती है। इसके आधार पर हम सारणी बना सकते हैं, व्यक्तिगत मांग सारणी और बाजार मांग सारणी बन सकती है। एक व्यक्ति में मांग की वक्र मांग सारणी बनाते हैं तो मांग सारणी एक व्यक्ति बनती है, एक से ज्यादा बना देंगे तो बाजार मांग, उसी के आधार पर मांग वक्र बन जाएगा। मांग वक्र और मान्यताएं आपको पता है, उपभोक्ता विवेकशील होता है, आय दी हुई होती है, कीमत स्थिर होता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, उपभोक्ता जागरूक होता है, बाजार का ज्ञान होता है। इन सभी विशेषताओं, मान्यता और विशेषता क्या है, मांग वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है, कीमत स्थिर होती है तो सीधी रेखा बनती है, और यदि कीमत परिवर्तित होती रहती है तो क्या होता है, कर्व में बनता है। इस पर इलास्टिसिटी 1 होता है, इस पर इकाई के बराबर होता है। आई होप मांग के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।